दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण, द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के अंतिम दौर में जो छठे चरण का चुनाव होना है वो कल 25 मई को समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद 7वें चरण का चुनाव बाकी रहता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट भी है। वहां भी प्रचार अंतिम दौर पे है, वहां भी मतदान हो जाएगा। अब स्थितियां हम आप चाहे जो आकलन कर रहे हो, लेकिन एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन ये अंदरूनी सर्वे के हिसाब से समझ चुके होंगे कि उनकी स्थिति कहां पर है। मंचों पे वो चाहे जो बोल रहे हो, लेकिन जो उनका एनडीए और इंडिया गठबंधन जो अंदरूनी समीकरण है बखूबी समझ गए हैं। अब जो दूसरे चरण में बिसात बैठाई जा रही है कि सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, इंडिया की बनेगी, एनडीए की बनेगी, बहुत लंबा चर्चा होगा। लेकिन हम आ जाना चाहते हैं कि वर्तमान में जिसकी सरकार है एनडीए की, क्या ये 272 का आंकड़ा छू पाएंगे? अगर 272 का आंकड़ा ये छू रहे होते तो जो अनाप शनाप मंचों से बोल रहे हैं झूठ और सच, जिसे जनता भी समझ रही है, वोटर भी समझ रही है, ये वहां झूठ न बोल के असलियत बोलते। ये जो 400 पार का सपना दिखा रहे हैं, ये कहां तक सही है नहीं कह सकते। लेकिन ये तय है कि 2019 से 2024 में एनडीए की सीटें घटेंगी, टक्कर कांटे की है। हम बात ये करते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो दो तरीका है, या तो पूर्ण बहुमत उनको मिले, और पूर्ण बहुमत मिल जाए यह दिखाई नहीं पड़ता है। मैंने पिछले आकलन में एकदम साफ स्पष्ट किया था कि एनडीए 229 के लगभग है, जिसे बाद में तमाम लोगों ने तमाम विश्लेषण के बाद 200 के अंदर भी नापा है। सट्टा बाजार लगातार ऊपर नीचे बता रहा है। तीसरे फेज तक तो 180 सीट तक बता रहा था, जो पांचवें चरण के बाद 303 के लगभग बताने लगा। राजेंद्र यादव जो विश्लेषक हैं, उन्होंने तो पूरी तरीके से कह दिया है कि एनडीए गठबंधन कहीं भी सरकार बनाने नहीं जा रही है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर ये 200 भी सीट ले आते हैं एनडीए, तो अमित शाह जो मोदी के चाणक्य कहे जाते हैं, इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और काम कैसे करना शुरू कर दिया है, ये भी समझते हैं कि हम 200-225 तक सीटें ले आएंगे, वो सही भी है। अब 272 पूरा करने के लिए ये जो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाणक्य कहां से 50-60 सीटों का जुगाड़ करेंगे, इस पर काम कर रहे हैं। तो इस पर जो काम कर रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कहां कहां पे एनडीए लूज हो रही है 2019 के मुकाबले में। अब देखिए, जैसे राजस्थान में 25 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 सीट है, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। ये कुल तीनों हिंदी भाषी प्रदेश में 65 सीट है, जहां पर 2019 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो एकदम क्लियर तरीके से इन्होंने वोट लिया। लेकिन अब राजस्थान की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत डामाडोल है।
वसुंधरा राजे एकदम क्रोध में हैं। उनको इस चुनाव में कोई तवज्जो नहीं दिया गया, विधानसभा के चुनाव में कोई तवज्जो नहीं दिया गया। सो जो उनके समर्थक हैं, जहां जहां वसुंधरा राजे का प्रभाव है, वहां ये बुरी तरीके कम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री मामा के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा प्रयास किया, लेकिन ऐन मौके पे जब मध्य प्रदेश में अभी अभी नई विधानसभा सरकार बनी, मामा को किनारे लगा दिया गया। मामा को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है लोकसभा का, लेकिन वो अपनी सीट तक सीमित रह गए हैं। कहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा प्रचार करने नहीं निकले। छत्तीसगढ़ में तो कुछ कहना ही नहीं है, जहां 11 सीटें हैं, यहां इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं इस बार। तो राजस्थान में भी सीटें कम हो रही हैं, मध्य प्रदेश में सीटें कर रही हैं, कम हो रही हैं। अब इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश में ये 2 लड़के, लड़के नहीं, लड़ाके साबित हो रहे हैं। ये जो 5वें, 6ठे और 7वें फेज तक ये पहुंच रहे हैं 2 लड़ाके, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। इनकी जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ हो रही है, जबरदस्त रेला आ रहा है। अब ये भीड़, हम ये नहीं कहते कि जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन माहौल, मूड, प्रदेश का रुख स्पष्ट करता है कि उतनी सीटें इन्हें नहीं मिलने जा रही हैं एनडीए को, जितना ये दावा कर रही हैं। मुझे लगता है यहां भी 50 सीट के अंदर ही सिमट जाएंगी। और अगर योगी को पूरी तरीके कॉन्फिडेंस में लिया गया होता, तो मेरा दावा है कि जो एनडीए दावा करती थी कि हम 80 में 80 सीट ले जाएंगे, 80 में 80 तो नहीं, 75 सीट इनको मिल जाती। लेकिन जिस तरीके से यहां राजा भैया ठाकुरों को और ठाकुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैकबोन की तरीके यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको खत्म भी करना चाहते हैं। तो मतदाताओं के ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दिखावे के लिए, कहने के लिए, प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ दिन रात एक कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके अमित शाह का रुख उत्तर प्रदेश में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के है, खासकर केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री को, जहां दोनों उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से हमेशा लड़ाए जाने का प्रयास अमित शाह कर रहे हैं, उसका असर यहां के वोटरों पर पड़ रहा है। जो एक सुगूफा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसी लोकसभा चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, ये अफवाह, इसमें कितनी सच्चाई है, इसका भी असर लोकसभा के चुनाव में पूरी तरीके पड़ गया है। यहां की जनता समझ चुकी है कि भाजपा के अंदर भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर अंदर एक दूसरे को काटने का प्रयास हो रहा है, तोड़ फोड़ मची हुई है। तो इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। और यहां भी मेरा कहना है कि लगभग ये 50 के अंदर सिमट जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम मान लें कि पूरे देश में ये 225 सीट पा जाते हैं, तो ये पूरा कैसे करेंगे? 50 सीट कह लें या 56 इंच वाली 56 सीट कह लें? अब गुरु लोग, आप लोग बताइए, जो वोटर लोग हो, आप ही लोग हमारे गुरु हो। हम तमाम लोगों से मिले, हम हिंदी भाषी प्रदेश की तो बात कर चुके, लेकिन अब महाराष्ट्र में देखिए, जहां 48 सीट है, 2019 में 41 सीट इन्हें मिली थी। जो वहां के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उनको हटा करके, तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार इन्होंने वहां बनवाई।
एनडीए ने, तो उद्धव ठाकरे इनसे अलग हो गए हैं, इनको कोई समर्थन नहीं देंगे। 48 में 41 सीट जो 19 में ली थी वो नहीं मिलने वाली है। कर्नाटका में जहां इन्होंने स्वीप किया था, 28 सीटों में 26 सीटों पे कब्जा किया था। अब कांग्रेस की वहां विधानसभा में सरकार है, तो वहां भी इन्हें 26 सीट इस बार नहीं मिलने जा रही है। बिहार में तो पूरी तरह स्वीप कर दिया था। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, जिसमें 39 सीट 2019 में इन्हें मिली थी, वहां भी स्थिति डामाडोल है, वहां भी ये कमजोर होंगे। अब बंगाल में 42 सीट है, पिछली बार 28 सीट मिली थी, अच्छी सीटें मिली थी। अब वहां भी क्या होगा, कितना ये आगे बढ़ेंगे, कितना पीछे बढ़ेंगे। 2019 की लहर तो है नहीं, या कुछ नया तो उन्होंने वहां किया नहीं एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, तो सीटें वहां भी घटेंगी, वो घटेंगी। अब एक चीज और कहना चाहता हूं कि 272 सीट इन्हें चाहिए। अब इस सब तोड़ फोड़ के बाद और आपसी कलह के बाद एनडीए को कुल 225 से 229 सीट ही मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब साहब ये सीटें कहां से ले आएंगे? तो अब इन्होंने उन प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर अपना फोकस तेज कर दिया है जहां पे वो अच्छी खासी सीट लेकर के आएंगी। लेकिन एक बात मैं और साफ कहना चाहता हूं मित्रों, कि भाजपा अलायंस पर देश की जनता, देश का वोटर कितना विश्वास करता है, कितना नहीं करता है, ये तो 4 जून को मालूम हो जाएगा। लेकिन जो राजनीति के अखाड़े में राजनीति कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, देश की तमाम गैर भाजपा की सरकारें जो हैं, उनमें मोदी के प्रति, अमित शाह के प्रति विश्वसनीयता की पूरी कमी है, और कमी हो क्यों ना। अब जैसे देश के एक मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, जगन मोहन रेड्डी, और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो शासन भी कर रहे हैं और जमानत पे हैं। यानी जमानत का मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी है। 12 सीटें इनको पिछली बार मिली थी, इस बार ये 20 सीट लेके आ रहे हैं। और ये आकलन मेरा नहीं है, ये भाजपा का आंतरिक आंकलन है। इन पर डोरे डालना अमित शाह ने शुरू कर दिया है। लेकिन दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। जगन रेड्डी की मजबूरी इसलिए है कि जगन रेड्डी की फाइल, जो ईडी की फाइल है, वो अमित शाह के टेबल पे रखा हुआ है, रोज उल्टी पुल्टी जा रही है। जगन मोहन रेड्डी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि 4 जून के बाद कितनी मजबूती से जगन मोहन रेड्डी आते हैं, और वो किन शर्तों पे, किस विश्वास पे, किस विश्वासघात पे ये अमित शाह के साथ आते हैं, एनडीए को समर्थन करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अब उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। मोदी और नवीन पटनायक में राजनीतिक मंचों पर घमासान युद्ध हो रहा था। इधर मोदी जी नरम पड़ गए हैं, उन्हें मालूम हो गया है कि नवीन पटनायक उड़ीसा में अच्छी खासी सीट लेकर के आएंगे। और दोस्तों बता दूं, अभी पिछले साल हमारी टीम उड़ीसा दौरे पे गई थी, पुरी गई, जाजटाउन गई, भुवनेश्वर गई, और वहां नवीन पटनायक का जो प्रभाव देखा, ठीक ठाक देखा। तो मुझे लगा कि आने वाला जो चुनाव वहां होने जा रहा है,
लोकसभा का, उसमें वो ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे। तो उन पर भी डोरा डालना शुरू कर दिया है अमित शाह ने। अब कितना सफल होते हैं, कितना सफल होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अब जो तीसरे जगह की बात की जाए, तेलंगाना की, जहां केसीआर की सरकार है, उनकी बेटी कविता जो ईडी के राडार पे हैं, नोटिस मिल चुकी है, वहां से भी सीटें आएंगी अच्छी खासी। तो अगर वहां की सीटों से तालमेल नहीं हो पाता है तो एनडीए की सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईडी वहां शांत हो गई है, अमित शाह ने नजदीकी बढ़ाना शुरू कर दिया है, फाइल ठंडे बस्ते में पहुंचाई जा रही है, तो उनका भी सहयोग लेंगे। मेरा कहना यह है कि जहां जहां ज्यादा सीट लेकर आएंगे, उड़ीसा हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, इन्हीं पे इनको पूरा भरोसा है। लेकिन दूध का जरा छाछ फूंक के पीता है। याद करिए, मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में किसने बनवाई थी? भाजपा ने बनवाई थी। जबकि उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि मायावती सबसे मजबूत नेता कही जाती थी, सबसे मजबूत पार्टी कही जाती थी। लेकिन उनकी पीठ पर जब से भाजपा का हाथ आया, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होते होते इस स्तर पे पहुंच गई है कि मैंने उत्तर प्रदेश का पूरा दौरा किया है। इस बार 2024 में बहुजन समाज पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। सारे मतदाता संविधान बचाओ के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, इंडिया के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। और ये सारा का सारा वोट जो बहुजन समाज पार्टी का था, वो भाजपा में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है इंडिया गठबंधन में। तो अब मायावती पास तो कोई सीटें हमें मिलनी नहीं है। अब कहीं इत्तेफाक से इक्का दुक्का सीट मिल जाती है तो 100% एनडीए में जाएगी। लेकिन एक तरफ हम आपको ये भी बताते रहे हैं या ले चल रहे हैं सीधे सीधे, बंगाल में एक दूसरे को बहुत तेज गाली गलौज तक हो रही है, एक दूसरे का कपड़ा उतारने के लिए तैयार हैं। एंड चुनाव के मौके पर वहां सीबीआई, ईडी सब दस्तक दे रही है। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, ममता दीदी अकेले बूते पर चुनाव लड़ रही हैं। अब वो कहती हैं कि हम बाहर से इंडिया को समर्थन करेंगे, लेकिन ईडी, सीबीआई जिस तरीके से उनके गले तक पहुंच रही है, आने वाले समय में कितनी सीटें वो लेके आती हैं और कितनी अमित शाह को अपनी सरकार बनाने के लिए, मोदी को सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, उस स्तर पे भी ममता दीदी को तोड़ने का प्रयास होगा। ममता दीदी भी बहुत तेज हैं, तर्रार हैं, लेकिन वो केंद्र से उतना झगड़ा नहीं कर पाएंगी, उतनी बगावत नहीं कर पाएंगी कि उनकी वहां की सरकार भी चली जाए स्टेट की और ईडी के फंदे में फंस जाएं, तो भी ब्लैकमेल की जाएंगी सरकार को समर्थन देने के लिए। किस सरकार को? एनडीए की सरकार को। एक बात अलग है कि किसी की विश्वसनीयता एनडीए के शीर्ष पदाधिकारियों पर नहीं है, प्रधानमंत्री पे नहीं है, अमित शाह पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना यह चाहता हूं कि तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर
अमित शाह किसी न किसी तरीके से एन केर पकेड़ अपनी सरकार बनाते दिख रहे हैं केंद्र में, क्योंकि जो ये कर सकते हैं वो इंडिया गठबंधन नहीं कर सकता है। सारे संसाधन से मजबूत हैं, सारी जो संस्थाएं हैं, कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पूरी पे इनका पंजा फैला हुआ है। कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाएगा। जो अमित शाह कहेंगे इन संस्थाओं को करना पड़ेगा। हम इसे अदालत को बाहर रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखते हैं। इसलिए इधर तमाम जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए उस पर मेरा विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ा हुआ है और बढ़ा रहेगा, पूरी तरीके हमारा उस पर रहेगा। लेकिन जो और संस्थाएं हैं ये पूरी तरीके वही काम कर रही हैं जो सरकार चाह रही है, जो इंडिया गठबंधन के नेता चाह रहे हैं, अमित शाह चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। तो अब इतने जोड़ तोड़ पर सुनने में तो यहां तक आया है कि दिल्ली में सारे मंत्रालयों पर और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, मजबूती से किया जा रहे हैं, फोर्स वहां बढ़ा दी गई है। ये सब कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है। क्या यहां श्रीलंका का हाल होगा या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हाल होगा, जहां ट्रंप हारने के बाद क्या क्या नाटक हुआ वहां पर व्हाइट हाउस में, लोग अंदर घुस गए, को भागना पड़ा, पुलिस वहां तक पहुंच गई। क्या हिंदुस्तान के लोकसभा में भी यही होने वाला है? जब अमेरिका जैसे देश में हो सकता है, सबसे मजबूत कंट्री है, पूरे विश्व में शासन करती है, वहां भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ और तमाम देशों में होता रहता है, तो क्या भारत जैसे देश में भी यह परिस्थिति झेलनी पड़ेगी? वक्त बताएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से सत्ता हस्तांतरित कर देंगे इंडिया के हाथों में, ये भूल जाइए। इन्हें सरकार बनानी है, कैसे बनानी है ये बखूबी जानते हैं। कैसे ब्लैकमेल करना है, कैसे फांसी का फंदा गले में डालना है, कैसे ईडी का उपयोग करना है, कैसे सीबीआई का उपयोग करना है। और इस बार एनडीए गठबंधन तो सरकार बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन एनडीए की सरकार बनाने के लिए ईडी, सीबीआई और तमाम ऐसी संस्थाएं काम करेंगी। जैसे आपने देखा होगा जिलों जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए एक एक मेंबर को तोड़ा जाता है, वहां डीएम के फोन पहुंचते हैं, प्रधानों के पास, बीडीसी के पास, उनकी फाइलें खोली जाती हैं, उनकी लोन की फाइलें खोली जाती हैं, तो धमकी दे दे करके, डरा धमका करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो वो खेल पूरा राष्ट्रीय स्तर पर सीबीआई भी करेगी, ईडी भी करेगी और तमाम संस्थाएं करेंगी। तो दोस्तों, नई सरकार एन के पकड़ एनडीए बनाने जा रही है, बनाएगी। अब जनता क्या प्रतिक्रिया देगी? अगर वो चाहती है कि इंडिया गठबंधन बने, तो अभी 2 फेज का चुनाव बाकी है, इसमें उसे इंडिया के साथ मजबूती से उतरना पड़ेगा। लेकिन बहुत आसानी से इंडिया सरकार नहीं बनाने जा रही है, नहीं बनाने जा रही है। नमस्कार।